कर्नाटक में जो विजय हुई है कमंडल पर मंडल की विजय हुई है। एक हाथ में मंडल कमीशन और दूसरे हाथ में परशुराम का परसा। अब यह ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा है, समानुपातिक आरक्षण का मुद्दा है, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का मुद्दा ओबीसी एससी एसटी का है। और अगर उनके अंदर सामाजिक न्याय की भावना नहीं होती तो भूपेश बघेल जी कुर्मी बिरादरी के हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। आप देख लीजिए राजस्थान में तो सैनी बिरादरी जो कि अत्यंत पिछड़े वर्ग की एक जाति है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर चन्नी जो दलित वर्ग के बिरादरी के थे उनको जो है मुख्यमंत्री बना करके जो है सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने का, सम्मानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की जातियों को करारा तमाचा मारने का काम किया कि हिजड़ों की लाइन में पिछड़ों को खड़ा करके, या कहिए कि पिछड़ों की सूची में हिजड़ों को जोड़ करके पिछड़े वर्ग की जातियों को हिजड़ा सदृश प्रदर्शित करने का काम किया है। पिछड़ों को मारने के लिए पिछड़ों को ही आगे करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत, हमारे साथ लोटरनाम निषाद जी हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसी धूल चटाई है कि देखने में तमाम कांग्रेसियों को मजा आ गया होगा। क्या कहते हैं, जो कुछ भी कर्नाटका में हुआ ये किस बात का असर है? देखिए, जो कर्नाटका का चुनाव परिणाम आया है, यह 70 सालों का कर्नाटक में रिकॉर्ड कायम हुआ है। जो कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली है 136 सीटें और 2 उन्हीं के सहयोगी जो दलों को मिला करके 138 सीटों पर जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से कर्नाटक में जो विजय हुई है कमंडल पर मंडल की विजय हुई है। जो धार्मिक उन्माद पैदा करके भारतीय जनता पार्टी अभी तक छल कपट और धार्मिक मुद्दों को उछाल करके जो है चुनाव जीतने का और जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी, राहुल गांधी ने जो है कि उन्हीं के पीछ पर जो है उनको पटकनी देने का काम किया। और राहुल गांधी ने जिस साहस का परिचय कर्नाटक के विधानसभा में चुनाव में दिया, एक उनके पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि माननीय राहुल गांधी जी, एक मंदिर में दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मंदिर की जरूरत नहीं है, मैं साफ्ट हिंदू बन करके, साफ्ट हिंदुत्व की मैं बात करके और उसका प्रदर्शन करके मैं चुनाव नहीं लड़ने आया हूं, मैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। और जो ओबीसी को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आज उनको भागीदारी और प्रतिनिधित्व, चाहे वो केंद्रीय सेवाओं में हो, चाहे भारत सरकार के सचिवी नौकरियों में हो, चाहे विभिन्न संस्थानों उपक्रमों में हो, उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत ही कमतर है। और हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम निश्चित रूप से 50% का जो आरक्षण की सीमा का प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को मैं खत्म करने का काम करूंगा। और ओबीसी की को जो समान हिस्सेदारी देने का, और बड़ा उन्होंने, हम लोग जो नारा देते थे, और मैं कांग्रेस पार्टी में जब गया था तो मैं इस मुद्दे पर विशेष रूप से प्रियंका गांधी के सामने, भूपेश बघेल जी के सामने भी मैं यह चर्चा किया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज का समय जो है, अगर कमंडल की राजनीति को ध्वस्त करना है, भारतीय जनता पार्टी जैसे छल कपट की राजनीति करके लोकतंत्र और संविधान को मिटाने के षड्यंत्र में जो जुटी हुई पार्टी है, उसको पटकनी देने के लिए मंडलवाद को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करके सामाजिक न्याय की पीठ पर जो है बैटिंग करना पड़ेगा। एक तरफ हम संविधान की बात करें और दूसरी तरफ मनुस्मृति का चरित्र दिखाने का काम करें। एक हाथ में मंडल कमीशन और दूसरे हाथ में परशुराम का परसा। अब यह ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वहां पर सामाजिक न्याय की वकालत अधिकांश सभाओं में कर्नाटक के चुनाव में किया, और निश्चित रूप से कर्नाटक में जो अप्रत्याशित विजय कांग्रेस को प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, तो निश्चित रूप से वहां सामाजिक न्याय की जीत हुई है। और जो ओपीएस का ओल्ड पेंशन स्कीम पॉलिसी पर जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान में गहलोत जी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार हो, चाहे सहयोग में झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, चाहे हिमाचल में उनकी सरकार, वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने लागू करने का काम किया है। और कर्नाटक में भी जैसा राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में विजय प्राप्ति की बात कहा कि मैं जनता से जो 5 वादे किया हूं पहले ही कैबिनेट की बैठक में, उसे जो है कि कार्य रूप देने का मैं काम करूंगा। और निश्चित रूप से पहली कैबिनेट की बैठक में
वहां पर जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा है, समानुपातिक आरक्षण का मुद्दा है, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का मुद्दा ओबीसी एससी एसटी का है, निश्चित रूप से अब जो है कि कांग्रेस पार्टी उसे आगे लेकर के चलने का काम करेगी, उस मुद्दे को जो है सही पटल पर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के बारे में ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी पक्षधर नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने बार बार सामाजिक न्याय की आवाज उठाई और उस मुद्दे पे काम करने की वजह से उन्हें जीत मिली, लेकिन ज्यादातर लोगों को कांग्रेस पर इस मामले में कोई बड़ा भरोसा है नहीं। देखिए, पहले भी कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, और हम लोग भी कभी महसूस करते थे। लेकिन जो जब से राहुल गांधी के हाथ में जब कमान आई, और कह लीजिए कि जो पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब से उनके अंदर जो है जो मंडलवाद की विचारधारा है, सामाजिक न्याय की विचारधारा है, निश्चित रूप से प्रस्फुटित होने का काम किया। और जब मेरी प्रियंका गांधी जी से इसी लखनऊ में जो है कांग्रेस में शामिल होने से पूर्व जब मेरी चर्चा हुई, तो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि लौटरराम निषाद भैया, आप लोगों को सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करना होगा, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसमें जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आप लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जब कह लीजिए 15-16 के बाद उसमें सामाजिक न्याय की विचारधारा मजबूत हुई है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी हो, उनको जो है भारतीय हिंदू समाज की जो सामाजिक विकृतियां हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वह सामाजिक समता हो, समानता हो, सामाजिक न्याय की विचारधारा हो, निश्चित रूप से उनमें भरी पड़ी हुई है। और अगर उनके अंदर सामाजिक न्याय की भावना नहीं होती तो भूपेश बघेल जी कुर्मी बिरादरी के हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। आप देख लीजिए राजस्थान में तो सैनी बिरादरी जो कि अत्यंत पिछड़े वर्ग की एक जाति है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर चन्नी जो दलित वर्ग के बिरादरी के थे, उनको जो है मुख्यमंत्री बना करके जो है सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने का, सम्मानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश में जो है बृजलाल खाबड़ी को जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो निश्चित रूप से आप बगल में जाइए तो उत्तरांचल का अध्यक्ष ओबीसी को बनाया है। मध्य प्रदेश में जो है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कमंडल की राजनीति है उसको मंडल से बीट कर सकती है कांग्रेस? देखिए, निश्चित रूप से पिछड़े दलित वंचित समाज की जातियां कांग्रेस की तरफ जो है बढ़ने का, जाने का, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बेताब है। और यह क्षेत्रीय जो क्षत्रप लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा संदेश कर्नाटक के विधानसभा चुनाव ने दिया है कि मंडलवाद की राजनीति को बल प्रदान करना पड़ेगा। जो मंडल को जो है दरकिनार करके जो है अपने को साफ हिंदू बनने का प्रयास करेगा, अपने को मंदिरों में जाकर, मठों में जाकर के जो है कि हम अपने को प्रदर्शित करें कि हम भी हिंदू हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर पटकनी नहीं दी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी को अगर लटक कर, झटक कर, पटक करके सत्ता से बाहर करना है तो खुल करके हमें सामाजिक न्याय की, मंडलवाद की, अंबेडकरवाद की, पेरियारवाद की जो है वकालत करनी पड़ेगी। अन्यथा यह जनता जो है बहुत दिनों तक कि गुमराह होने वाली। भाजपा तो कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, मंडलवाद के भी वो समर्थक बन लेते हैं, जातिवार जनगणना भी वो कराना चाहते हैं, कर नहीं पाते, अपनी मजबूरियां गिना देते हैं। भाजपा खुद भी इसी मुद्दों पे लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि बड़ी नाटकबाज पार्टी है। यही नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए थे तो इन्होंने 11 अक्टूबर 2013 को माता अमृतानंदमयी के कोच्चि केरला स्थित आश्रम में कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं, लेकिन अगला 10 बरस जो है पिछड़ों और दलितों का होगा। लेकिन यह नाटक करके, पिछड़ों से हमदर्दी प्रदर्शित करके, दलितों आदिवासियों से हमदर्दी करके जब केंद्र में इनकी सरकार बन गई और तो ये ओबीसी के, एससी के आरक्षण को एन केन प्रकारेण इन्होंने कुंद करने का प्रयास किया। जो केंद्र सरकार के मंत्रालय है, विभाग है, उनमें लेटरल एंट्री के माध्यम से सचिव के पद पर, संयुक्त सचिव के पद पर, डायरेक्टर के पद पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, जो कि मंडल के विरोधी हैं,
संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन हैं उनको पदस्थापित करने का काम किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में बनी है तब से जो है कि अपने को ओबीसी एससी समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कुछ जानकारी रखते हैं, वह हताश और निराश है और भारतीय जनता पार्टी को एक खलनायक के रूप में देखते हैं। जनगणना की आप बात कर रहे हैं, अभी तो पहले मैं एक बात बता दूं कि यह शिवराज सिंह चौहान अपने को किरार जाति का बताते हैं, अपने को ओबीसी का बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की जातियों को करारा तमाचा मारने का काम किया कि हिजड़ों की लाइन में पिछड़ों को खड़ा करके, या कहिए कि पिछड़ों की सूची में हिजड़ों को जोड़ करके पिछड़े वर्ग की जातियों को हिजड़ा सदृश प्रदर्शित करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं वह अपने को शिखंडी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की सेना के सेनायक हैं, जिनको आगे करके मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को शिकार बनाने का काम करती है। और देखिए, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि मैं निषाद समुदाय से संबंधित व्यक्ति हूं और हमारी जाति के लोग बड़ी से बड़ी मछलियों का शिकार करने के लिए बंसी और कटिया जो होती है उसमें चपड़ी, केचुआ और छोटी मछलियां जिन्हें चलवा और सीधरी कहते हैं, उनको गोद करके बड़ी से बड़ी मछलियों का शिकार बना लेते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी एससी के नेता दिखाई देते हैं, चाहे वह केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वह राकेश सचान हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी संगठन महामंत्री हो, इस तरह के और उनकी सहयोगी जो पार्टियां हैं, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सेना के शिखंडी के रूप में हैं। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था, मैं किसी नारी पर हथियार नहीं उठाऊंगा, और शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह को सरसैया पर लिटाने का काम किया गया था। उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलित वर्ग के नेताओं को आगे करके जो है पिछड़ों और दलितों के वोट पर डकैती डालने का, वोट लूट करके सरकार बना करके अपनों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। ये जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं कि 2011 का जब सेंसस शुरू होने वाला था तो आज हम लोगों के बीच में नहीं है सामाजिक न्याय के महान योद्धा और पाखंड, अंधविश्वास और धर्मांधता के कट्टर विरोधी परम पूजनीय शरद यादव जी, दिवंगत नेता माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, और सामाजिक न्याय के महान योद्धा और मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कराने में अग्रणी भूमिका अदा करने वाले और लाख कष्ट परेशानी झेलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने वाले सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी ने सदन के पटल पर संविधान के अंदर जो है उन्होंने ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने का मुद्दा को लेकर के तमाम आवाजें उठाई और यूपीए 2 की सरकार ने इन नेताओं की बातों को मान करके सेंसस 2011 में जातिवार जनगणना कराने का संकल्प लिया। और 2011 का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जनगणना कराया उसका नाम जो है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, यानी कह लीजिए सोशियो इको कास्ट सेंसस था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब 2014 में अपने को जो है नील बरस सिंगाल के रूप में अपने चरित्र का प्रदर्शन कर चुके स्वघोषित ओबीसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब सरकार बनी और जनगणना की रिपोर्ट जब 30 अगस्त 2016 को घोषित की गई तो एससी एसटी की जातिवार जनगणना घोषित कर दी गई। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और रेसलर की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। आप कह लीजिए कि भाषा के आधार पर कि मराठी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बंगाली बोलने वाले कितने हैं, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बोलने वाले कितने, भाषाई आधार पर जब जनगणना के आंकड़े घोषित कर दिए गए तो ओबीसी की जातिवार जनगणना को क्यों छिपा लिया गया। इस मुद्दे पर ओबीसी समाज के तमाम संगठनों और सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खिसकती हुई देख करके 5 जून 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर विभाग के अधिकारियों की बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि सेंसस 2021 में हम ओबीसी की विशेष रूप से जातिवार जनगणना कराएंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में जनगणना के आंकड़ों की घोषणा करेंगे। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी केवल
19 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों को गुमराह करके वोट लेने के लिए इस तरह से तो वादा कर दिया, लेकिन 2021 में जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, हमारे यादव बिरादरी के हैं, उनको आगे करके, क्योंकि देखिए पिछड़ों को मारने के लिए पिछड़ों को ही आगे करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कह दिया कि टेक्निकल कारणों से हम ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं करा सकते। हाँ, अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने संसाधन से जनगणना करा सकती है। तो बिहार के 11 दलों के, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता 11 दलों का प्रतिनिधि मंडल जाकर के देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह से मिला और उसने जातिवार जनगणना की मांग किया। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब जनगणना कराने लगे, 31 मई तक रिपोर्ट आनी थी, जनगणना के आंकड़े घोषित किए जाने थे, तो आरएसएस के ही जो कैडर, विभिन्न जो अनुषंगिक संगठन है, उससे जुड़े हुए लोगों ने 6 याचिकाएं, 2 संस्था के नाम पर और 4 जो है व्यक्तिगत रूप से याचिका आयोजित करके पटना उच्च न्यायालय में कहा कि 500 करोड़ रुपया का आर्थिक नुकसान हो रहा। करोड़ों रुपया लेकर के, 10 ट्रिलियन की संपत्ति लेकर के 2 गुजरात के जो बनिया बड़े नेता है, प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, उनके 28 बनिया मित्र जो गुजरात से ताल्लुकात रखने वाले हैं, 10 ट्रिलियन की संपत्ति को भारतीय बैंकों से लूटकर विदेश में जा बचे हैं। अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट आई है कि 11,000 करोड़ की संपत्ति का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। तो देखिए, ये जनगणना का विरोध मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि और किसी जाति के लोग नहीं कर रहे हैं, धर्म के लोग कर रहे हैं, केवल और केवल ब्राह्मण जाति के लोग जो है कि ओबीसी की जातिवार जनगणना से घबराते हैं, उनके पिछवाड़े मिर्ची लगती है, क्योंकि वह अपनी जनगणना को जब चुनाव का समय आता है तो कहते हैं ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में 14% है, 16% है। अरे बेईमानो, 2001 के सामाजिक न्याय समिति, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हुकुमदेव सिंह जी के नेतृत्व में जो है कि सामाजिक न्याय समिति बनी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अगर 20.94% ही आबादी पूरे सामान्य वर्ग यानी सवर्णों की है, जिसमें मुस्लिम वर्ग की शेख, सैयद, अरसद, पठान, मुगल है, मिल्की है, त्यागी है, इनकी 5 से 6% आबादी है। तो 21% में से 6% निकाल दो तो 15%। जब पूरे सवर्णों की आबादी राजपूत की, ब्राह्मण की, कायस्थ की, सवर्ण बनियों की, भूमिहारों की, त्यागियों की है, तो ब्राह्मण ही 14%, 15%, 13% कौन है? और बड़े बड़े चैनल वाले भी जो है 13%, 14%, 15%, और बड़े मीडिया, अमर उजाला जैसे, दैनिक जागरण हो, जैसे अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन अखबार के जो ब्यूरो ब्राह्मण जाति के हैं, वह ब्राह्मण की आबादी को जो है 3 गुना 4 गुना बढ़ा करके जो है कि राजनीतिक हवा खड़ा करने का, राजनीतिक दलों को गुमराह करके जो है कि मजा मारने का ये काम करते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि ठीक है, ब्राह्मण अगर 15% है तो भाई ओबीसी की जनगणना कराने से तुम्हें क्यों घबराहट है? कौन सी राष्ट्रीय क्षति हो जाती है जब मुसलमानों की आबादी बता सकते हो, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी की बता देते हो, और सरकारें कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, चीता की, भालू की, बंदर की के साथ साथ गाय की, खच्चर की, गधा की, घोड़ा की जनगणना कराती है, हिजड़ों की जनगणना कराती है, तो पिछड़ों की जनगणना से उसे परहेज क्यों है? क्योंकि ये सच्चाइयों पर पर्दा डालना चाहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 246 के तहत भारत सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद संख्या 16(4)(a) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस जैसे एससी और एसटी को कार्यपालिका और विधायिका में समानुपातिक आरक्षण कोटा की व्यवस्था है, तो ओबीसी को भी कार्यपालिका, विधायिका के साथ साथ उच्च न्यायपालिका में और अफर्मेटिव एक्शन के तहत जो है हमें निजी क्षेत्रों में भी जो है ओबीसी, एससी, एसटी को समानुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जिस मुद्दे पर आप बोल रहे हैं, जो बातें आपने बताई, इस पर बाकायदा हमने एक वीडियो बनाया, हमारे दर्शक देख भी सकते हैं। इस मुद्दे पर राजनीति करके क्या 2024 के इलेक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि इसका कोई विशेष फर्क राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं पड़ने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से यह तो भारतीय जनता पार्टी के गलियारे में सियापा छा गया है कि अब तो कमंडल पर मंडल भारी होता जा रहा है। और आज पूरे देश की मैं सच्चाई को बता दो, आप उड़ीसा का देख लीजिए, वहाँ के नवीन पटनायक जी भी जो है जातिवार जनगणना वहाँ पर शुरू करा दिए हैं। यह मुद्दा जो है बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, चाहे वह जो है आंध्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे
उड़ीसा और तमिलनाडु की सरकार हो, अन्य महाराष्ट्र की सरकार जो ठाकरे के नेतृत्व में चल रही थी, सारे लोग जनगणना के मुद्दे पर गंभीर रहे हैं। और यह मुद्दा जो है कि अब छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन के लिए जो है निश्चित रूप से मंडल की राजनीति, अंबेडकरवाद की राजनीति जो है कि प्रभाव दिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है, जिनका नाम लेने से इन्हें कभी घिन आती थी, इन्हें छूत लगता था, नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, उनको बुखार चढ़ जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर 6 बार बैन लगाने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुर्मी जातियों को, पाटीदार समाज को गुमराह करने के लिए देश की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है गुजरात में घर घर से लोहा मंगा करके जो है बनाने का काम किया। शिवाजी को इन्हीं के पूर्वजों ने, जिन्होंने बाएं पैर के अंगूठे से जो वाराणसी का गंगवा कनवा तेली ब्राह्मण गया था, उसने बाएं अंगूठे से, जो पैर के अंगूठे से जो है रात तिलक किया था। तो बंबई के अंदर समुद्र में जो है शिवाजी की ऊंची प्रतिमा लगाने का काम किया। अंबेडकर का नाम तो लेने से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, लेकिन दलित वर्ग को गुमराह करने के लिए और अंबेडकर को राष्ट्रीय पटल पर एक महानायक घोषित करने के लिए इसके पीछे केवल वोट की राजनीति है। और मैं बता दूं कि यह जिनको नमन करते हैं उनको मिटाने का काम करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है संसद को नमन किया, तो संसद जो पहले का भारतीय संसद था उसको छोड़ने का काम किया, महत्वहीन बनाने का काम किया। आडवाणी का पैर छुआ तो आडवाणी को मिटाने का काम किया। और ये इन्होंने संविधान की शपथ लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड नाम की जो गुरु गोलवलकर की जो किताबें हैं, उनकी नीतियों को लागू करने और भारतीय संविधान की व्यवस्था को खत्म करने का ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जो है अपने ओबीसी एसटी वर्ग के लोगों के साथ साथ जिस भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग जिनकी आस्था भारतीय संविधान में है, देश के लोकतंत्र में है, सामाजिक न्याय में है, सबसे पुरजोर अपील करता हूं कि देश को बचाने के लिए, देश की संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में निश्चित रूप से हटाने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी अब गंभीर है। हमारी चर्चा हुई थी बड़े नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की तरक्की के लिए जो सरकारी संस्थान और उपक्रम बनाया था, भारतीय जनता पार्टी अपने बनिया मित्रों को, पूंजीपति मित्रों के हाथों नीलाम करके उसे निजी हाथों में देने का काम कर रही है। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो जिन संस्थानों का निजीकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनको पुनः हम सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का काम करेंगे। ये पूरी बातचीत में एक बात तो साफ है कि जो मंडलवाद की बात अब करेगा वही कमंडल के सामने टिक पाएगा। जो कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसकी एक बड़ी हार है। ये कहिए कि कांग्रेस ने उसकी एक काट खोज ली है। और जो लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक हो जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। जिस तरीके की पूरी बात थी उससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और बदल रही राजनीति का रुख भी आप देख सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी असल ताकत हैं। धन्यवाद।